नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हमारी नई वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सबसे पहले अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोलेंगे तो आप फर्स्ट पेज पर क्या देखते हैं, एक पिक्चर देखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार दिखती है। तो देखो बच्चों, इस पिक्चर को हम यहां पर रखें तो अगर हम बात करें तो ये जो पिक्चर है ये किसने बनाई है बच्चों? फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है। अब ये फ्रेडरिक सोरियो है कौन बच्चों? फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने क्या किया था बच्चों? 4 प्रिंट्स मतलब 4 पिक्चर्स तैयार करी थी। किसके लिए? अपने एक विजुअलाइजिंग ड्रीम को लेकर, मतलब खुद का एक इनका विजुअलाइजिंग ड्रीम था, मतलब एक इनका सपना था जो कि क्या देखते थे ये? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, मतलब लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों की स्थापनाओं के ये इनकी एक विजुअलाइजेशन थी। बच्चों, ये विजुअलाइजेशन इन्होंने करी थी 1848 के अंदर। उन्हीं 4 प्रिंट्स के अंदर एक प्रिंट हमारा ये वाला है, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रिंट के अंदर हम समझने वाले हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में आता है कि भाई ये जो प्रिंट है फ्रेडरिक सोरियो का, इस फ्रेडरिक सोरियो के प्रिंट के क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहला फीचर देखो क्या लिखा है, द पीपल, मतलब आप देख रहे होंगे इस फोटो के अंदर कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं वो आपको 3 पॉइंट में, ये हमारा 3 मार्क्स के लिए भी बहुत क्वेश्चन जाना जाता है। इधर ये याद रख लेना बच्चों, इसको 1948 में रख लेना कि ही प्रिपेयर्ड 4 प्रिंट, मतलब उन्होंने 4 प्रिंट तैयार करे जिनमें उन्होंने अपना एक सपना देखा था, किसका? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अब बच्चों बात ये 1848 की है, उस समय वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम कंट्रीज थी, मतलब ना के बराबर ही कंट्रीज थी जो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब लोकतंत्र तो कहीं था ही नहीं। तो इनका जो सपना था फ्रेडरिक सोरियो का, पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से लोकतांत्रिक रूप से देखने का था। उन्हीं को लेकर इन्होंने 4 प्रिंट छापे, जिसमें से एक हमारा एनसीईआरटी के अंदर ये है, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रिंट के जो एक तरीके से अगर हम बात करें फीचर्स है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, पहला फीचर क्या? द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन द लॉन्ग लाइन एंड पेइंग होमेज टू द Statue of Liberty. This shows that they wanted and appreciated the principle of liberty, equality and fraternity. अब बच्चों यहां पर आप देख रहे हो कि यहां से लोग आ रहे हैं इधर की तरफ, और इधर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, मतलब स्टैचू बना हुआ है। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर क्या कर रहे हैं दोस्तों कि लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं, मतलब उन्हीं की तरफ ही उनका एक तरीके से सारा रुझान है, वो वहीं की तरफ ही आ रहे हैं। जिससे क्या दर्शाते हैं बच्चों कि वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, वो उनकी वो चीज दर्शाई जा रही है कि भाई वो जो लोग हैं किसके प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहे हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सारे कौन है बच्चों? ये सारे यूरोप और अमेरिका के देश है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, मतलब जहां पर मेनली मोनार्की, राजतंत्र या फिर ऐसे ही सारे सिस्टम था, वहां पे लोगों को लिबर्टी की तरफ आना था, मतलब एक तरीके देखा चलो राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ कन्वर्ट होना था, स्वतंत्रता की तरफ कन्वर्ट होना था। तो उसके लिए सारे लोग ये मार्च करते आ रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के तहत। तो ये जो मार्चिंग है उनकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, ये हमें क्या दिखाते हैं कि जो लाइन में आते हुए सारे देश हैं, सारी जो कंट्रीज है, कहाँ की? यूरोप और अमेरिका की, क्या चाहती है कि वो जो लोग हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं, वांट मतलब चाह रहे हैं किस चीज को? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये सारे के सारे ये तीनों विचारों की वो स्वीकृति करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऑन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाई द शैटर्ड सिंबल्स ऑफ द मोनार्कियल regime signifying the downfall of the monarchical and absolutist regimes। अब बच्चों सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, आप यहां पर जमीन पर अगर देखेंगे तो जमीन पे क्या है? बिखरे हुए हैं क्या? एक तरीके से मोनार्कियल सिंबल्स जैसे आपने देखा होगा, एक तरीके से मुकुट हो गया या फिर उनका क्राउन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर बिखरी हुई हैं। ये बिखरी हुई चीजें हमें क्या दर्शा रही है? ये बिखरी हुई चीजें हमें दर्शा रही है कि एंड ऑफ मोनार्कियल रिजाइम्स एंड एब्सोल्यूटिस्ट्स। अब ये बता रहे हैं कि जो पूरी तरीके से निरंकुशतावाद है, मतलब जो निरंकुश शासक है और जो राजतांत्रिक शासन है, वो एकदम से क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, और लोग सारे की तरफ आ चुके हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, मतलब डेमोक्रेसी की तरफ। थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, इन दिस इमेज पीपल ऑफ ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड बाय द फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स, दिस डिपिक्ट द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप एंड अमेरिका। तो बच्चों अगर हम यहां पर बात करें कि ये जो इमेज आप देख रहे हो
ये सारे जो भी देश अगर आप देख रहे हो जो लोग मार्च कर रहे हैं इनके हाथ में फ्लैग्स हैं। क्या है बच्चों, इनके देश के फ्लैग्स हैं और उन फ्लैग्स के साथ इन्होंने सबने अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई है। तो ये क्या दर्शा रहे हैं बच्चों कि जो आ रहे हैं तो आते आते एक तरीके से अपने अंदर एक अपने देश की जो कॉस्ट्यूम्स है, मतलब अपने कल्चर की जो कॉस्ट्यूम्स है, अपने देश के जो फ्लैग है वो सब अगर वो दर्शा रहे हैं तो उसमें वो क्या दिख रहा है हमें कि एक तरीके से वो स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, कि वो नेशन स्टेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। अब नेशन स्टेट्स को बढ़ावा देने के बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं बच्चों कि पहले समझो कि नेशन स्टेट्स होता क्या है बच्चों। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि आपका एक खुद का देश हो जिसमें एक तरीके देखा तो प्रॉपर बाउंड्रीज हो, ठीक है, प्रॉपर बाउंड्रीज के साथ और भी बहुत सारी चीजें हो। ये सारी की सारी चीजें हमें क्या दर्शाती हैं, ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमें दर्शाती है कि ये सब लोग अभी तक क्या थे, कभी किसी देश के अंदर या कभी किसी राजा के अंदर। अब ये सारे के सारे देश अपनी पर्टिकुलर बाउंड्री चाहते हैं, अपना पर्टिकुलर देश चाहते हैं, उस देश के अंदर अपनी खुद की चुनी हुई सरकार चाहते हैं। ऐसे ही देश को हम कहते हैं नेशन स्टेट। तो एक तरीके से देखा जाए इन सारे देश जो मार्च करते हुए आ रहे हैं, इन देशों के अंदर किसकी एक तरीके से भावना आ रही है, नेशन स्टेट की, ठीक है, राष्ट्र राज्य की, राष्ट्र राज्य निर्माण की इनके अंदर एक क्या आ रही है बच्चों, भावना आ रही है। इस एक्सप्रेशन की वजह से ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने कंट्री की एक इंडिपेंडेंसी डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा फ्रेडरिक सोरियो के हमारे टॉपिक से कि हम पूरे चैप्टर में किस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यूरोप के लिए नेशनलिज्म क्या था कि वहां से मोनार्की हटके क्या आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए, या मतलब या फिर ऐसा रूल आ जाए जहां पर वहां पर खुद के लोगों, वहीं के लोगों का शासन हो। तो इस तरीके की पूरी जो स्ट्रगल को द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कहा गया। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब समझेंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म क्या है, एक तरीके से मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इट इज द डिवोशन ऑफ वंस नेशन, अपने या फिर देश के प्रति जो हमारी भावनाएं होती हैं उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद अगर मैं सिंपल सा एक वर्ड दूं तो इसका मतलब क्या होता है, पैट्रियोटिज्म, मतलब देशभक्ति, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर यूरोप में लोगों के लिए देशभक्ति क्या थी कि उनका जो देश है वो उनके हिसाब से चले, इसी को बोला गया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर क्या था कि सबसे पहले अगर हम नेशनलिज्म पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहानी आती है फ्रांस की, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होता है पूरा का पूरा नेशनलिज्म इन यूरोप। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि मोनार्की को हटाकर क्या आ जाए, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश हो जाए, इसी को हमने क्या बोला बच्चों, नेशनलिज्म का। तो ऐसे ही पूरे यूरोप के अंदर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है कि डेमोक्रेसी बिल्ड होना मोनार्की को हटा के, वो क्या था, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन बच्चों 1789 में हुआ। अब यहां पर क्या था बच्चों कि लोगों ने, पीपल ने डिमांड करी किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो डिमांड क्या थी, एबोलिशन ऑफ मोनार्की एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि मोनार्की जो है वो खत्म हो जाए और डेमोक्रेसी है वो देश के अंदर स्टैब्लिश हो जाए। यही फ्रेंच पीपल की डिमांड थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, ये देखो वापस, एबोलिशन ऑफ मोनार्की एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। मोनार्की से डेमोक्रेसी ही हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर नेशनलिज्म का मोटिव है। अब यहां से यहां तक की जो लड़ाई है, जो स्ट्रगल है, जो देशभक्ति है, जो देश को जागरूक करने की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि चलिए कुछ टाइम बाद, मतलब जैसे 1789 में इनका फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ और 1792 तक पूरा का पूरा फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है मतलब आज़ाद हो गया और डेमोक्रेसी, मतलब फ्रांस जो है वहाँ से मोनार्की हट गई और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। अब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने के बाद क्या होता है बच्चों, एक पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब जैसे 9th क्लास में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो रेवोल्यूशन का मतलब भी आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक छोटे से वर्ड में बता देता हूँ, ए सडन चेंज इन ए पॉलिटिकल सिस्टम। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में आकस्मिक परिवर्तन ही क्रांति कहलाया जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्रांति हुई कि जो पॉलिटिकल सिस्टम इतने समय से, हजारों सालों से चलता आ रहा था मोनार्की के बेसिस पे, उसको चेंज करके एकदम से क्या स्टैब्लिश कर दिया, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी।
इसी रेवोल्यूशन को बोला गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब क्या होता है बच्चों, जब एक देश किसी दूसरे मतलब एक देश में जो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, फिर एकदम से उसके अंदर हम सिस्टम चेंज कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा समय लगता है चीजों को स्टैब्लिश करने में। तो चीजें जल्दी स्टैब्लिश हो जाए, इसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, मतलब उन लोगों ने जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आए, क्या क्या किया। तो हमारा यही अगला टॉपिक क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में, स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इन फ्रेंच पीपल। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बोला कि किसी देश को हमें अगर एकदम से अगर उसके अंदर पॉलिटिकल चेंज लेकर आते हैं, तो देश के अंदर क्या होता है बच्चों, एक सिंगल आइडेंटिटी की कमी होती है। आप देश को देश कब कहलाओगे, जब उसके लोग, मतलब वहां के जो लोग हैं वो उस देश का अपने आप को समझे। ठीक है, अब फ्रांस के लोग क्या था बच्चों, फ्रांस पहले बाउंड्रीज नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ राजतंत्र चलता रहता था, वहां के राजा अपनी ऐश लूट रहे थे। इस पूरे के पूरे केस के अंदर लोगों के बारे में तो कुछ है ही नहीं, लोग तो पहले से परेशान ही थे। तो लोगों को एक आइडेंटिटी देना, लोगों का विश्वास जीतना कि भाई ये आपका ही देश, आप इसमें ही रहो। इसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या कदम उठाए कि जो एक तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो फ्रेंच पीपल के अंदर। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन आइडेंटिटी कि सब लोग अपने आप को एक जैसा माने, कोई फर्क ना समझे फ्रेंच सोसाइटी को स्टैब्लिश करने के अंदर। तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए, सबसे पहले उन्होंने एक आइडियाज लेकर आए, क्या, ला पात्रे एंड ले सिटोयन। ये दोनों वर्ड बच्चों फ्रेंच वर्ड है, ला पात्रे एंड ले सिटोयन। ला पात्रे का मतलब होता है फादरलैंड, एंड ले सिटोयन का मतलब होता है ले सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन। तो ये दो आइडियाज इंट्रोड्यूस किए, द फादरलैंड एंड द सिटीजन। फादरलैंड का मतलब बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे हम अपने भारत देश को मदरलैंड बोलते हैं, मातृभूमि बोलते हैं, है ना, ऐसे ही फ्रेंच पीपल ने अपने देश को फादरलैंड, पितृभूमि कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये उनका एक आइडिया, जैसे हम भारत माता, हमारे डिवोशन जुड़े हुए हैं हमारे देश से, हम मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं, ऐसे ही फ्रेंच लोगों ने, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने आइडिया क्रिएट किया किसका, ला पात्री का, मतलब द फादरलैंड का। ये देश जो है वो हमारे पिता के समान है, इसी प्रकार हमें इसकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। तो ला पात्रे, ले सिटोयन, ये दोनों के दोनों आइडियाज इंट्रोड्यूस किए, जिससे लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम जागा। दूसरा, एस्टेट जनरल जो था, पुराना सिस्टम, पुराने तरीके थे जो थे चीजें, उन चीजों को हटाकर जो एस्टेट जनरल था, इसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली, जिसके मेंबर जो थे किसके, एक्टिव सिटीजन के तहत चुने जाएंगे। अब एक्टिव सिटीजन कौन होते थे, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों, फिर मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि एक्टिव सिटीजन वो होते थे जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। अब वो कितना कैसे, वो 9th क्लास के फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में मैं बता दूंगा, जब आप रिवीजन कर लेना, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो उस पर, ठीक है। अदरवाइज आप 9th क्लास के अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि सबसे पहले क्या था कि दूसरा इन्होंने क्या काम किया, स्टेट जनरल को बना दिया नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे बच्चों, ये मेंबर्स चुने जाते थे किसके तहत, एक्टिव सिटीजन के तहत। एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं, एक्टिव सिटीजन वो होते हैं जो एडल्ट हो और टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को। फिर आ जाओ बच्चों, अगला काम क्या किया उन्होंने, फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। अब ये न्यू फ्रेंच फ्लैग था बच्चों, नया फ्रांसीसी झंडा था, जिसने जो पुराना झंडा, जो एक तरीके से रॉयल फ्रेंच फ्लैग था, मतलब जो पुराना जो राजतंत्र से रिलेटेड जो फ्रांस का जो झंडा था, उसको हटाकर एक नया झंडा फ्रांस का इंट्रोड्यूस किया। ठीक है बच्चों, अब क्या था, अगला आइडिया क्या बनाया, नेशन नाउ बिकेम सुप्रीम, कि देश को ही सबसे बड़ा माना जाने लगा। जैसे अगर कोई मिनिस्टर बनता था, या कोई अगर प्रेसिडेंट बनता था, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता था, ऐसे कोई भी बड़ी पोस्ट होती थी, और अगर हमें कोई ओथ, कोई शपथ या कोई भी चीज़ होती थी, तो उसमें हम क्या करते थे, देश की कसमें खाते थे, देश के मतलब देश के ऊपर हम ओथ लेते थे। जैसे हमारे इधर बोलते हैं ना, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, ऐसे वो अपने देश की कसमें वगैरह खाकर वो शपथ वगैरह लेते थे, जिसके तहत वो सारे लोग फादरलैंड को सपोर्ट करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिखा है हमने, सेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस, यूनिफॉर्म लॉज वर फॉर्मुलेटेड। अब क्या था कि जो सिस्टम था, जैसे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर पहले फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म क्या होता है बच्चों, इसको जानना है तो आप मेरे को कमेंट में पूछिए कि फ्यूडलिज्म क्या होता है। ठीक है, मैं आपको पक्का सबको बताऊंगा कि फ्यूडलिज्म होता क्या है। फ्यूडलिज्म को हिंदी में कहते हैं सामंतवाद।
तो सामंतवाद में सिंपल सा समझो कि जो एरियाज होते हैं ना देश के, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में या बड़े बड़े छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं और उनके ऊपर एक राजा को बैठा देते हैं। ठीक है, अब इसको ही बोलते थे फ्यूडलिज्म। अब इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और फ्यूडलिज्म की जगह क्या कर दिया गया, फ्यूडलिज्म मतलब क्या है, राजा ऊपर बैठा है, नीचे छोटे छोटे एरियाज में सब डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म। ठीक है दोस्तों, अब ये जो डिवाइडेड नीचे के एरियाज थे उनको हटा देगा और सिर्फ राजा का कंट्रोल आ गया। इसको बोला गया, मतलब राजा मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी, नेशनल असेंबली थी, उसका कंट्रोल आ गया बस। इसको बोला गया क्या, सेंट्रलाइजेशन। मतलब जहां से स्टेट गवर्नमेंट को, सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हटा दिया जाए और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर आ जाए, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन बच्चों इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और सबके लिए एक जैसे कानून बनाए। जैसे अब आपने देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, 1789 से पहले फ्रांस के अंदर सबके लिए एक जैसे कानून थे। वहां पर सोसाइटी के अंदर 3 पार्ट्स में डिवीजन था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी, और तीसरा हमारा जो था वो अदर में आता था, थर्ड एस्टेट, जिसको हम पीजेंट्स कहते थे। ठीक है, या पीजेंट्री कहते थे। अब ये हिंदी में बोले तो हम कहेंगे इसमें क्या, जो हमारा क्लर्जी को कहते थे हम पादरी वर्ग, दूसरा होता था अभिजातर और तीसरा होता था हमारा कृषक वर्ग। ये तीनों जो वर्ग थे बच्चों, ठीक है, ये तीनों वर्ग के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट था, इनके पास स्पेशल प्रोविजंस थे, मतलब इनके पास प्रिविलेजेस थे। अब विशेष अधिकारों के तहत वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर थर्ड एस्टेट से अपने आप को ऊंचा दिखाते थे। तो एक जैसे कानून नहीं थे, लेकिन नए सिस्टम में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो सिस्टम आया 1792 में, उस सिस्टम के अंदर क्या करा रेवोल्यूशनरीज ने, सबके लिए एक जैसे कानून बनाए, चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब क्या होता है बच्चों, उस समय क्या होता था कि नापने और तोलने की सबकी प्रक्रिया अलग थी। जैसे ये बात मेन पुराने लोगों को पता होगा, जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो बाट होते थे, आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने दादा दादी से या फिर अपने माता पिता से पूछना कि इंडिया के अंदर भी जो मेजरमेंट, जो वेइंग स्केल्स थे या जो तराजू वगैरह थे, वो थोड़े डिफरेंट होते थे। जैसे आपने सुना होगा कि 1 मन गेहूँ, ठीक है, आपने सुना होगा 1 धड़ी तरबूज, ये क्या है, ये धड़ी मन वगैरह, ये क्या है, ये पुराने मेजरमेंट्स है। और ये 1 किलो 2 किलो ऐसे नहीं होते थे, उस समय के मेजरमेंट्स अलग थे। इंडिया में भी ऐसे ही फ्रांस के अंदर भी अलग अलग मेजर्स थे। उन मेजरमेंट को, उन वेट्स को क्या करा, इक्वल, जैसे बट्टे होते हैं ना हमारे इधर, 1 किलो, फिर 2 किलो का होता है, फिर 5 किलो का होता है, फिर 10 किलो का होता है, 20 किलो का। बट्टे मतलब आपको पता होगा ना, जो हम बोलते हैं वेट्स बोलते हैं हम उनको इंग्लिश में। ठीक है, जो तराजू में तोलने के काम आते हैं। ऐसे ही वहाँ पर क्या था, जब कोई चीज़ बिकती थी तो वो तोल कर ही बिकती थी। तो पहले क्या होता था, फ्रांस के अंदर हर जगह अलग अलग वेइंग स्केल्स और मतलब वेइंग सिस्टम होता था, अलग अलग एक तरीके से मेजरमेंट सिस्टम होता था। इन सबको क्या कर दिया, इन सबको इक्वल कर दिया हर एक, पूरे मतलब पूरे फ्रांस के अंदर। और लास्ट चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या की कि फ्रेंच वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि फ्रांस को वहाँ की एक औपचारिक भाषा बना दिया गया, जो कि फ्रांस के अंदर रहने वाला हर एक नागरिक को फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। ये हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि इन्होंने अपने राष्ट्र के अंदर राष्ट्रभाषा को भी एक तरीके से महत्व दिया, राष्ट्रभाषा नहीं सॉरी, एक तरीके देखा जाए तो औपचारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज को भी एक सपोर्ट दिया कि फ्रेंच लैंग्वेज सबको आनी चाहिए, जिसके तहत सब लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को बढ़ावा देना शुरू किया। इससे भी उनके अंदर एक तरीके से देखा जाए तो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। हाँ तो बच्चों, जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने अपने सारे एम, इनिशियल एम पूरे कर लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो उसके बाद उनका क्या मोटिव रहा, तो उन्होंने क्या करा कि जो नेशनलिज्म का आइडिया जो उन्होंने अपने फ्रांस के अंदर स्टैब्लिश किया था, उनको उस आइडियाज को वो दूसरी कंट्रीज में भी फॉलो करवाएं और जगह जगह पर उसको आगे बढ़ाएं, जिसके अंदर स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच, इटली, हॉलैंड, बेल्जियम, इन सब जगहों पर उन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया और लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इन सब आइडियाज को फॉलो करने के लिए दूसरी जगहों पर उन्होंने अपनी आर्मीज को भेजना शुरू किया। तो दोस्तों अब क्या हुआ, लेकिन इसी बीच में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, वो बिल्कुल ही तहस नहस हो गया, तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट थी या वो जो सिस्टम था, वो ढंग से देश को नहीं चला पाया, जिस वजह से सारे लोगों का जो समर्थन था डेमोक्रेसी से हट गया। और फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी को हटाकर दोबारा से मोनार्की आई। और मोनार्की लेकर कौन आए बच्चों? नेपोलियन बोनापार्टे।
अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो इसी पे ही है, नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन बोनापार्टे का जो रूल था वो 1804 से लेकर 1815 के बीच में था। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या करा, इन्होंने डेमोक्रेसी को हटा के जो मोनार्की थी उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इनकी जो अच्छी चीज थी इनके रूल की वो थी नेपोलियनिक सिविल कोड। क्या थी? नेपोलियनिक सिविल कोड। अब नेपोलियनिक सिविल कोड में इन्होंने 3 रूल्स बनाए। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता। मतलब सबको पता ही होगा बच्चों कि कानून के सामने सब क्या है, एक जैसे है। ना कोई फर्स्ट एस्टेट का, ना कोई सेकंड एस्टेट का, ना कोई थर्ड एस्टेट का, ना कोई राजा महाराजा, कुछ भी नहीं। अगर कानून के सामने अगर कोई प्रस्तुत है तो उसके सामने जो कानूनी कार्यवाही होगी वो सबके साथ एक जैसी होगी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये होता है। दूसरा देखो क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार। भारत में भी एक तरीके से ये एक हमारे मौलिक अधिकारों में से एक था जिसको बाद में चलकर हटा दिया गया था। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है किसके लिए कि मैक्सिमम लोगों को, सबको क्या मिले, संपत्ति का अधिकार मिल जाए, मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टी मिले। ठीक है। लास्ट क्या हमारा, अबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम बच्चों मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक राजा के तहत बहुत सारे फ्यूड्स बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत सारे जमीन के टुकड़े बढ़ जाते हैं। इन जमीन के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, फ्यूड्स कहते हैं, जिनके ऊपर लैंड लॉर्ड्स या लॉर्ड्स बैठते हैं। इन लॉर्ड्स का काम क्या होता है, उनके लैंड के ऊपर जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, मतलब पीजेंट्स होते हैं, उनसे उनकी हार्वेस्ट का हिस्सा ले। अब जो काम कर रहे होते हैं किसान, उनको पीजेंट्स बोलते हैं। और जो हिस्सा लेने वाली जो सिस्टम होता है ना, कि वो जो कंपलसरी होता है उनसे उनके हिस्सा लेना। या अगर जैसे मान लो कि उनके पास कोई फार्म नहीं है, उनके पास कोई खेती नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ अपने राजा के समक्ष करना होता था। मतलब जैसे सफाई, प्लम्बर का काम, ठीक है, उनके घर पे खाना बनाना, उनकी भट्टियों में शराब बनाना, ये सारे काम फ्रेंच रूलर्स के अंडर करना पड़ता था। इस पूरे काम के सिस्टम को चाहे आप हार्वेस्ट दे, चाहे आप उनके घर में कुछ जाके काम करें, तो इस चीज को बोलते थे सर्फडॉम। क्या बोलते थे बच्चों? सर्फडॉम, SERFDOM। सर्फडॉम क्या होता था बच्चों, ये लिखा हुआ यहाँ पे। जैसे फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ तो जो सर्फडॉम का जो पीजेंट्स को क्या हुआ, आजादी मिली। किससे? सर्फडॉम से। मतलब ये जो एक तरीके से पूरा चलता आ रहा था ना सिस्टम, कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी देना था उनको टैक्स वगैरह, ये सारी चीजों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये था नेपोलियनिक सिविल कोड। ये नेपोलियन के समय का या नेपोलियन के रूल का बहुत ही अच्छा आउटपुट था, जिसको बहुत सारे देशों ने क्या किया बच्चों, अप्रिशिएट किया। जहां जहां पर फ्रेंच आर्मीज गई इन आइडियाज के साथ, वहां इन नेपोलियनिक रूल्स को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। नेपोलियनिक सिविल कोड, इसको सिविल कोड भी कहते हैं, नेपोलियनिक कोड भी कह सकते हैं, और मैं कहता हूं इसको नेपोलियनिक सिविल कोड। तीनों को मिला देते हैं तो भी हमारा आंसर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ बच्चों कि जो नेपोलियन था उन्होंने ये सारी चीजें की, जिससे एक और चीज नेपोलियन ने की, क्या कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी किस पे, गिल्ड पे। गिल्ड एक नया वर्ड आया फिर से, गिल्ड। गिल्ड वैसे नया वर्ड, हाँ कह सकते हैं नया वर्ड। गिल्ड क्या होता है बच्चों, एक समझ लो यूनियन, जो हमारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो गिल्ड होती है एक एरिया की। जैसे मान लो आप न्यू दिल्ली में रहते हो, न्यू दिल्ली में कितनी सारी मार्केट है, आपने सुना होगा सरोजनी मार्केट है, ठीक है, और आपकी करोल बाग मार्केट है, या फिर अगर आप बाकी बाहर की, दिल्ली से बाहर की मार्केट मेरे को नहीं पता, तो ये सारी जो मार्केट्स हैं इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उन ऑर्गेनाइजेशन को आज के टाइम पर ऐसे कुछ अपना नाम देते हैं, लेकिन उस समय इनको ऑफिशियली गिल्ड कहा जाता था। फ्रांस के अंदर नेपोलियन के समय, उससे पहले उनको गिल्ड कहा जाता था। अब गिल्ड के ऊपर ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती थी कि आपको इस तरीके से ट्रेड करना है, इस तरीके से। मतलब गिल्ड क्या है, एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या है कि वो जो प्राइस लिस्ट होगी या फिर जो क्वालिटी होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो सब कौन डिसाइड करेगा, गिल्ड डिसाइड करेगा प्रोडक्ट की। मतलब जो भी चीज बिक रही है मार्केट में वो गिल्ड डिसाइड करेगा उसके बारे में हर एक चीज। तो अब क्या करते थे ये मोनार्क, मतलब ये जो सिस्टम होता था पॉलिटिकल सिस्टम उस समय का, वो इन गिल्ड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे बहुत सारी, कि आपको कम से कम इतना टैक्स निकलवाना पड़ेगा, ये चीजें करनी पड़ेगी, वो चीजें करनी पड़ेगी, जिससे जो गिल्ड्स थे इंडिपेंडेंटली वर्क ही नहीं कर पाते थे। तो नेपोलियन ने क्या करा, जो गिल्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उनको मतलब एक तरीके से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब इसको हटाने से क्या हुआ, गिल्ड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी इसको हटाने से क्या हुआ बच्चों, कि जो ट्रेड था वो इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा। और इसके साथ साथ क्या हुआ बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो गया, इंप्रूव हो गया, जिससे
जो ट्रेडर्स थे या स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनसे ये सब क्या हो गए बच्चों, बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि उनको ट्रेड में और ज़्यादा बूस्ट मिला, जिससे उनको पता लगा कि यूनिफॉर्म लॉज की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, कि अगर जब सबके लिए एक जैसा कानून होगा, सबके लिए एक जैसा सिस्टम होगा, तो सारी चीज़ें तरक्की करना कितना आसान हो जाता है। तो सबको इसकी वैल्यूज पता लगने लगी। लेकिन बच्चों नेपोलियन की अब क्या होता है, किसी की अच्छी बातें भी होती है तो किसी की बुरी बातें भी होती है। तो नेपोलियन जब दूसरी जगहों पर गया अपने सारे आइडियाज लेके, तो हर एक नेपोलियन की आर्मी को हर एक कंट्री ने, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, जर्मनी हो, डच हो, इटली हो, हर एक कंट्री ने उसको वेलकम किया। जब उसको वेलकम किया तो लेकिन फिर क्या हुआ, आगे चलकर उन्होंने उसको थोड़ा सा अपोज करना शुरू किया नेपोलियन के रूल को, जो कि क्या था बच्चों, सबसे पहले इंक्रीज इन टैक्सेस। क्योंकि नेपोलियन की जो गलत चीज़ क्या थी, टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे। क्योंकि बच्चों इतना बड़ा इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया था, इतना ज़्यादा चीज़ें कर दी थी कि टैक्सेस को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब टैक्सेस भरेंगे कौन, लोग भरेंगे ना। तो लोगों को ये बात, जो टैक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे, इससे लोगों को ये बात समझ नहीं आई। दूसरा, कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। अब कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है जबरदस्ती। अब लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बच्चों। अब ये कैसे बैड रूल कैसे है, अभी आप हवाबाजी में तो एकदम ठीक कह रहे होंगे कि हाँ भैया ठीक है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या कर रहे हैं, मतलब अगर हमारा देश है तो हमें आर्मी में जाना चाहिए। हाँ ठीक है बच्चों, जाना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं जाना चाहिए। जैसे बच्चों समझ लो, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, अब मेरे को एकदम से बोले इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट कि अब आपको आर्मी में जाना है, तो बच्चों मेरे को तो सिर्फ पढ़ाना आता है ना, अब मेरे को गोली चलाना, टैंक चलाना, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं आती। अब एकदम से मान लो वॉर हो जाए चाइना से, हम सारे लोगों को बोले चलो, तो जो प्रोफेशनल आर्मी होगी वो तो सबसे बच जाएंगे, उनको आता है ये सब लड़ाई झगड़ा करना, मतलब इस तरीके से वॉर वगैरह करनी। हमें आती नहीं, हमारा तुरंत हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मतलब हमारे तुरंत गोलियां वगैरह लग जाएगी, हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम ही नहीं है वो, हम सिर्फ टीचर है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कोई टेलर होगा, ठीक है, कोई और प्रोफेशन का होगा, या डिफरेंट प्रोफेशन के लोग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी ही ये सारे काम कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये नेपोलियन का बैड रूल था, कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। ये भी इसके रूल का एक बैड रूल था, मतलब एक गलत रूल था इसका। ठीक है, अगला क्या था, सेंसरशिप। अब ये सेंसरशिप अगर अपने देश के अंदर लगाए तो ठीक है, लेकिन ये क्या करता था, जहां पर ये दूसरे देशों के अंदर गया, ये सारे सिस्टम को लेके वहां पर भी ये दूसरे देशों के ऊपर सेंसरशिप लगा रहा था। सेंसरशिप मतलब जैसे मान लो कि इंक्रीज इन टैक्सेस बेकार चीज है, कॉन्स्क्रिप्शन बेकार चीज है। अब ये सारी चीजें जब इतनी बेकार है दोस्तों, तो कैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो लोगों ने इसको अपोज करना शुरू किया। इस अपोज करने के चक्कर में क्या हुआ कि जो नेपोलियन था उसकी जो छवि थी, जो इमेज थी, वो थोड़ी सी खराब ना हो, इसलिए उसने क्या करा, सेंसरशिप भी इंट्रोड्यूस कर दी। ये सारी की सारी, ये सारी नहीं सॉरी, ये तीन चीजें जो थी, ये नेपोलियन के समय की, नेपोलियन के रूल के समय की खराब चीजें थी। ठीक है दोस्तों, आज इसी लेक्चर के साथ, इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको सब आसानी से समझ आ रहा है तो आप इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।